नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रबुद्ध आईएएस पर। और आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे आम बजट के बारे में, यानी कि केंद्रीय बजट 2025-2026 के बारे में। आज यानी 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया और इस बजट में मध्य वर्ग और किसानों अन्य वर्गों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। इस बजट में आयकर में छूट दी गई है, राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण और किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का प्रस्ताव भी रखा गया है। इसके अलावा कौन कौन सी और मुख्य घोषणाएं की गई हैं और क्या राहत दी गई है टैक्स में, विकास के लिए कौन सी योजनाएं दी गई हैं और इस अहम बजट जो इस बार का जो बजट है उसमें क्या अहम बिंदु हैं, उनके बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि क्या क्या घोषणाएं की गई हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री जो सीतारमण है, निर्मला सीतारमण, उन्होंने केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जो मैंने अभी आपको बताया। इसमें मध्यम वर्ग, किसानों और अन्य वर्गों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। वो कौन सी घोषणाएं की गई हैं, उनसे क्या लाभ होगा, उन्हें अभी हम आगे समझेंगे। और ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है निर्मला सीतारमण जो है लगातार 8 बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन गई भारत की। उन्होंने लगातार 8 बार बजट प्रस्तुत किया है, ठीक है। और इस बार के बजट की थीम थी सबका विकास। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को प्रोत्साहित करना। क्या मतलब? सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को प्रोत्साहित करना, ये इस बार की बजट थीम थी, सबका विकास, ठीक है। और अब इसमें बात करते हैं कि कौन कौन सी इसमें मुख्य विशेषताएं रही इसकी। तो इसमें जो है इस बजट का उद्देश्य जो है 6 क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार शुरू करना है। वो कौन से 6 क्षेत्र हैं? पहला है इसमें कराधान, दूसरा है इसमें वित्तीय क्षेत्र, और तीसरा है नियामक सुधार, चौथा शहरी विकास, और मैं यहां पर लिख देता हूं इसको, ठीक है, शहरी विकास। और उसके अलावा है इसमें जो है बिजली क्षेत्र, और अगला है इसमें वित्तीय क्षेत्र, मैंने बता दिया। तो इस तरीके से इसमें कराधान, बिजली क्षेत्र और शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और नियामक सुधार, इसके 6 प्रमुख क्षेत्र हैं जिसमें परिवर्तनकारी सुधार करना है इस बजट के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि बजट के कौन से अहम बिंदु हैं या कौन कौन सी घोषणाएं की गई हैं। तो सबसे पहले जो इसमें हमें जानना है वो है आयकर में राहत। क्या किया सरकार ने इसमें? तो सरकार ने बजट में, इस बार के बजट में 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा, इस तरह की छूट दी गई है। यानी अब 12 लाख की आय पर वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। इसके बाद की जो आय है, जैसे उन पर जो है 20%, 25% और 30% का टैक्स लगेगा। और कुल मिला के जब ऐसा होगा तो यह मध्यम वर्ग को राहत देने वाला तो है ही है। तो इसलिए मध्यम वर्ग को राहत देने के उद्देश्य से सरकार ने इसमें आयकर में छूट दी है। तो इसमें जो है अब क्या होगा, तो अब 16 लाख से 20 लाख रुपए की आय पर 20% टैक्स लगेगा, 20 लाख से 24 लाख की आय पर 25% और 24 लाख से ऊपर की आय पर 30% टैक्स लगेगा, ठीक है। यानी कि 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है, उसके ऊपर की आय पर क्रमशः 20%, 25% और 30% टैक्स लगेगा। इसके अलावा इसमें जो है करदाताओं को जो अब अपडेट रिटर्न करना होता था फाइल, उसके लिए समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। 2 साल से बढ़ा करके वो कितनी कर दी गई है? 4 साल। इससे क्या होगा, करदाताओं को अपने पुराने रिटर्न सुधारने का ज्यादा मौका मिलेगा। इसके साथ ही सीनियर सिटीजन है, अपने वरिष्ठ नागरिक, उनके लिए जो है राहत भरी खबर दी गई है इस बार के बजट में। अब ब्याज से होने वाली कमाई पर जो कमाई होती है उस पर जो टैक्स लगता है
उस टैक्स की सीमा छूट की सीमा को जो है 50,000 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 1 लाख रुपए कर दिया है। ठीक है। इसके अलावा स्टार्टअप्स को भी जो इसमें टैक्स छूट का फायदा उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन की सीमा को बढ़ाया गया है। अब उसे बढ़ा करके 5 साल और बढ़ा दी गई है इसकी सीमा। ठीक है। तो इस तरीके से जो पहला अहम बिंदु है इसमें वो आयकर में जो है राहत है, टैक्स में छूट दी गई है। ठीक है। इसके बाद दूसरा बिंदु समझते हैं। दूसरा बिंदु है इसमें प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इसमें क्या है कि किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना की घोषणा की गई है। ठीक है। इससे जो है इसके तहत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह कार्यक्रम आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित है। किससे प्रेरित है? आकांक्षी जिला कार्यक्रम। यह योजना इस कार्यक्रम से प्रेरित है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित है। इस कार्यक्रम को यानी आकांक्षी जिला कार्यक्रम को 2018 में देश भर के 112 सबसे कम विकसित जिलों को तेजी से और प्रभावी ढंग से बदलने के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है। तो इसी की तर्ज पर यह प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की गई है। इसमें मौजूदा योजनाओं को एकीकृत किया जाएगा और राज्यों के साथ साझेदारी भी शुरू की जाएगी। यह कम उत्पादकता और मध्यम फसल तीव्रता और औसत से कम मापदंडों वाले 100 जिलों को कवर करेगी। ठीक है। यह योजना किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो दूसरा जो अहम बिंदु था बजट का वो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है। आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है। तीसरा समझते हैं। तीसरा है कि बिहार के लिए इसमें विशेष योजना शुरू की गई है। तो पहली योजना, बिहार में मखाना बोर्ड, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी। इसकी घोषणा की गई है। इसके अलावा जो पटना हवाई अड्डे का विस्तार किया जाएगा और विस्तार के अलावा क्या किया जाएगा, ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों को भी जोड़ा जाएगा। ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है। इसके अलावा और क्या किया है इसमें स्टार्ट, तो इसके अलावा मिथिलांचल में जो है पश्चिमी कोसी नहर है उसके लिए भी परियोजना की घोषणा की गई है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि पश्चिमी कोसी नहर यानी कोसी नहर को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है। तो मखाना बोर्ड और मखाना बोर्ड आखिर में करेगा क्या, तो मखाना बोर्ड मखाना किसानों को सहायता और प्रशिक्षण सहायता प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए भी काम करेगा कि उन्हें किसी यानी सभी जो प्रासंगिक जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ मिल सके। ठीक है। ये मखाना बोर्ड जो है किसानों को, जो मखाना किसान है, मखाना की खेती करते हैं, उनको लाभ पहुंचाने के लिए उनको सहायता देगा। तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। इसके अलावा जो चौथा जो है अहम बिंदु है या अहम घोषणा की गई है वो राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने की बात कही गई है। यानी इस बार के बजट में राज्यों को विकास परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे क्या होगा, इससे राज्यों में बुनियादी ढांचे का विकास हो सकेगा और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। ठीक है। इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे के विकास और आर्थिक गतिविधियों को में वृद्धि करना है। और क्या होगा इसमें, तो इसमें इस विकास के लिए क्या किया जाएगा, राज्यों को 50 साल के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। ठीक है। राज्यों को 50 वर्ष के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। ठीक है। तो ये रहा हमारा चौथा बिंदु। तो इस तरीके से इसमें जो है काम किया जा रहा है। इसके अलावा जो है एमएसएमई क्षेत्र के लिए भी इसमें योजना शुरू की गई है। तो एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का दूसरा महत्वपूर्ण विकास इंजन है ये अपना जो एमएसएमई। इसमें विनिर्माण और सेवाएं शामिल हैं। वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने बजट भाषण में उल्लेख किया कि वर्तमान में विनिर्माण का 36% उत्पादन जो है ये एमएसएमई करता है। ठीक है। तो भारत को वैश्विक निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए इसको महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी। तो एमएसएमई के लिए निवेश सीमा का वर्गीकरण 2.5 गुना तक बढ़ाया जाएगा। बजट में घोषणा की गई है कि एमएसएमई के लिए निवेश सीमा को 2.5 गुना बढ़ाया जाएगा। इससे क्या होगा, इससे ऋण तक पहुंच में सुधार करने के लिए क्रेडिट गारंटी कवर बढ़ाया जाएगा। ठीक है। क्रेडिट गारंटी
कवर बढ़ाया जाएगा। ठीक है, किसके लिए? ये जो है ऋण तक पहुंच बढ़ाने के लिए। इससे अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ का अतिरिक्त ऋण उपलब्ध होगा है। तो इसके ये एक तरीके से जो कहें तो अच्छी तरह से चलने वाले निर्यातक जो हैं एमएसएमई के लिए 20 करोड़ तक के टर्म लोन के लिए भी दिया जाएगा जो ऋण है। इसके अलावा इसमें पहली बार जो उद्यम करने वाली अनुसूचित और जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाएं हैं, लगभग 5 लाख महिलाओं को 2 करोड़ रुपए तक का सावधि ऋण दिया जाएगा। ठीक है, इस योजना में सफल स्टैंड अप इंडिया योजना से सीख ली जाएगी, यानी इस योजना को लागू करने के लिए जो स्टैंड अप इंडिया जो योजना थी वो सफल रही है, उससे सीख ली जाएगी। इसके अलावा उद्यमिता और प्रबंधकीय कौशल के लिए ऑनलाइन क्षमता निर्माण का भी आयोजन किया जाएगा। इसके साथ साथ मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों के लिए एक राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन भी शुरू किया जाएगा। इस बात की भी इसमें घोषणा की गई है। तो आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो इसे कृपया वीडियो को हमारे को लाइक भी कर दें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही इसे शेयर भी कर दें। चलिए समझते हैं कि अगली क्या घोषणा की गई है इस बार के बजट में। तो इस बार के बजट में अगली घोषणा जो है, अवसंरचना के क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के लिए जो है एक नई घोषणा की है। तो इसमें क्या है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्ताव किया कि अवसंरचना से जुड़ा जो प्रत्येक मंत्रालय है वो 3 वर्ष पाइपलाइन वाली परियोजनाओं को लाएगा, और जो परियोजना लाएगा उन्हें पीपीपी मोड में कार्यान्वित किया जाएगा। यानी प्रत्येक मंत्रालय को आगामी 3 वर्षों की पाइपलाइन वाली परियोजनाओं को पीपीपी मोड में कार्यान्वित करने का निर्देश दिया गया, यानी इस तरीके की घोषणा की गई है। इसके अलावा राज्यों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अब केंद्र करता है तो अब राज्यों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। वे पीपीपी प्रस्तावों को तैयार करने के लिए भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि जो है, यानी कि आईआईपीडीएफ, राज्यों को भारत अवसंरचना विकास निधि परियोजना से सहायता मिलेगी। ठीक है, यानी उससे ये सहायता भी ले सकते हैं राज्य। इसके अलावा चलो अगला बिंदु समझते हैं कि अगला क्या महत्वपूर्ण घोषणा की गई है इस बजट में। तो अगली बजट में गिग वर्कर्स जो हैं, गिग कर्मी हैं, उनके लिए बीमा की व्यवस्था की गई है। यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर और गिग वर्कर को ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने के बाद एक कार्ड मिलेगा, आईडी कार्ड। उन्हें पीएम जन आरोग्य के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी। इस उपाय से लगभग 1 करोड़ गिग वर्कर्स को सहायता मिलने की संभावना है। अब ये गिग वर्कर होते क्या है, एक तरीके से फ्रीलांस समझ लो, यानी किसी कंपनी के अंदर काम ना करके, किसी के बॉस के अंदर काम ना करके अपना फ्री काम करते हैं, स्वतंत्र रूप से घर पे बैठते हैं और काम आता है उसे घर से काम करके दे देते हैं। एक तरीके से ठेका टाइप का मान लो, गिग इकोनॉमी, इसे गिग इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। तो गिग वर्कर्स हैं, उनके लिए बीमा की व्यवस्था की गई है। उनको ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा, उसके बाद उन्हें आईडी कार्ड मिलेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी। इससे करीब जो है 1 करोड़ जो गिग कर्मी हैं उनको लाभ मिलने की संभावना है। ठीक है, शहरी श्रमिकों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक योजना शुरू करने की भी इसमें घोषणा की गई है। अब अगला बिंदु समझते हैं कि अगला क्या स्टार्ट करने की घोषणा की गई है या क्या बात कही गई है। तो जल जीवन मिशन जो है उसको बढ़ाया गया, उसका विस्तार किया गया है। जल जीवन मिशन का 2028 तक इसको बढ़ाया गया है। तो जल जीवन मिशन का उद्देश्य आपको पता ही होगा कि जल जीवन मिशन का उद्देश्य सभी ग्रामीण घरों में नल से जल कनेक्शन यानी घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराना है। इस जल जीवन मिशन के तहत 15 करोड़ घरों को पीने योग्य पानी के कनेक्शन तक पहुंच प्रदान की गई है। जब ये शुरू की गई तो सरकार ने बताया कि 15 करोड़ घरों को पीने योग्य नल के पानी से कनेक्शन तक पहुंच प्रदान की गई है। ये आबादी करीब जो है भारत, ये जो इतने जो 15 करोड़ घर हैं, ये भारत की करीब 80% ग्रामीण आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है,
इसके अलावा क्या किया गया है? तो इसके अलावा ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम, एक ये नए कार्यक्रम की घोषणा की गई है। ये कार्यक्रम क्या है? तो वित्त मंत्री सीतारमण की मान है, तो उन्होंने कहा है कि राज्यों के साथ साझेदारी में एक व्यापक बहुक्षेत्रीय ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम, क्या मतलब है? इसको इंग्लिश में कहें तो रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। यह कौशल निवेश और प्रौद्योगिकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, यानी मजबूत करने के माध्यम से कृषि में बेरोजगारी को कम करेगा या संबोधित करेगा। ठीक है, तो राज्यों के सहयोग से ग्रामीण समृद्धि एवं लचीलापन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। कौशल विकास, निवेश, टेक्नोलॉजी के माध्यम से कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी कम करने का इसके माध्यम से लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे ग्रामीण क्षेत्र में पर्याप्त अवसर पैदा होंगे, ताकि प्रवास करते हैं लोग, गांव से शहर की तरफ काम करने के लिए प्रवास करते हैं, तो उन्हें वो प्रवास ना करना पड़े। यानी प्रवास हो तो वो एक विकल्प होना चाहिए कि अगर मेरी इच्छा है मैं यहाँ पर भी काम कर लूं और शहर में भी काम कर लूं। ये ना हो कि मेरे लिए जो है वो अनिवार्य हो जाए कि अगर मुझे रोजगार चाहिए तो मुझे शहर में जाना ही पड़ेगा। नहीं, मेरे गांव में ही मुझे जो है रोजगार मिल जाए। तो मेरे पास प्रवास का केवल विकल्प होना चाहिए, ये अनिवार्यता नहीं होना चाहिए। ठीक है, साथ ही यह कार्यक्रम क्या करेगा? ग्रामीण महिलाओं और युवा किसानों और ग्रामीण युवाओं और सीमांत एवं छोटे किसानों और भूमिहीन जो परिवार हैं उन पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है, चलिए अगले बिंदु की बात कर लेते हैं कि अगली घोषणा क्या की गई है। अगला बिंदु क्या है? तो कपास उत्पादकता बढ़ाने के लिए, तो कपास उत्पादकता बढ़ाने के लिए इसमें बात कही गई है। तो क्या क्या बात कही गई है? तो यह एक कपास उत्पादकता मिशन जो है, इसकी शुरुआत करने की घोषणा की गई है। ये एक 5 वर्षीय मिशन होगा। ठीक है, इस 5 वर्षीय मिशन में क्या होगा? इससे लाखों कपास उत्पादक किसान जो हैं उनको लाभ मिलेगा, और इससे कपास की जो खेती है उसकी उत्पादकता और स्थिरता में महत्वपूर्ण सुधार लाया जाएगा। ठीक है, कपास के उत्पादन में और गुणवत्ता में सुधार होगा इससे, इस मिशन से। ये 5 वर्ष का मिशन चलेगा। तो इसमें किसानों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सपोर्ट किया जाएगा, यानी उन्हें साइंस और टेक्नोलॉजी से जितनी सहायता दी जा सकती है उतनी सहायता दी जाएगी। साथ ही कपड़ा क्षेत्र के लिए जो एकीकृत सरकार का जो 5F मिशन है, 5F मिशन, उसको भी इसमें जो है उस विजन के साथ इसको संरेखित किया जाएगा। अब ये 5F मिशन क्या है? इसमें 5F का मतलब है कि फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, और फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। ठीक है, सॉरी, तो ये 5F मिशन को संरेखित करेगा। फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन। ये जो है सरकार ने 5F मिशन शुरू किया था। इसका उद्देश्य जो है टेक्सटाइल क्षेत्र को जो है बढ़ावा देना है, साथ ही अपना जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसको वैश्विक स्तर पर बढ़ाना है। इससे किसानों की आय में बढ़ाने में मदद मिलेगी, और साथ ही साथ भारत का जो पारंपरिक कपड़ा क्षेत्र है उसको पुनः जीवंत करने का अवसर मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा जिससे जो है कपास की आपूर्ति भी सुनिश्चित होगी लगातार, कुल मिला के। इसके बाद समझते हैं कि बजट में अन्य कौन सी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, या कौन सा अहम बिंदु है अगला। तो अगला अहम बिंदु है मेडिकल उपकरणों पर जीएसटी में कमी का प्रस्ताव रखा गया है। यानी स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार ने क्या किया है? इस बार के बजट में जीएसटी घटाने का प्रस्ताव रखा है। किस पर? मेडिकल उपकरणों पर। वर्ष 2021 में जो घोषित था प्रथम परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना, उसको भी बढ़ाया गया है। यानी कि उसकी सफलता, जब वो सफल हुआ है तो उसको सफलता को देखते हुए नई परियोजना में 10 लाख करोड़ रुपए की परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना शुरू की जाएगी। इससे क्या होगा? इससे जो है पूंजी निवेश के लिए 2025 से 2030 हेतु द्वितीय परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना को शुरू किया जाएगा। कुल मिलाकर इस योजना को सहायता प्रदान करने के लिए विनियामक और राजकोषीय उपायों को सुसंगत बनाया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय बजट में शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्कृष्टता केंद्रों को स्थापित किया जाएगा, उनकी स्थापना की जाएगी। ठीक है,
इसके लिए 500 करोड़ रुपए इसके लिए क्या करेगा, 500 करोड़ रुपए का परिव्यय बढ़ाने की घोषणा की गई है। किसके लिए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना करने के लिए। ठीक है। इसके अलावा जो रियल एस्टेट में जो है सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए होम बायर्स को जो है, जो घर खरीदते हैं, उनको अधिक टैक्स बेनिफिट यानी अधिक कर लाभ देने की भी घोषणा की गई है। ठीक है। इससे जो है संभावना है, कुल मिला के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की माने तो उन्होंने बजट में कई चीजों को सस्ता करने का ऐलान किया है। उन्होंने इलेक्ट्रिक कार या इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स कम करने के लिए घोषणा की है, जिससे इन्हें खरीदना सस्ता ही हो जाएगा। इसके अलावा मोबाइल, बैटरी, कपड़े, कैंसर की 36 दवाएं भी हैं, जो लेदर है, जैकेट और कई इलेक्ट्रिक सामान भी अब पहले से सस्ते मिलेंगे। तो इस तरीके की इसमें घोषणाएं की गई हैं। और अगर इसमें विश्लेषकों की माने तो वो इस बजट को अच्छा बता रहे हैं, कुछ विश्लेषक इसे ऐसा ही मान के चल रहे हैं। तो इस केंद्रीय बजट को 2025-2026 का उद्देश्य आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा है, ऐसा विश्लेषकों का कहना है। साथ ही साथ उनका कहना है कि जानकारों का कि उपभोक्ता खर्च को प्रोत्साहित करना भी इस बजट का उद्देश्य है। इससे देश की जीडीपी जो वृद्धि दर है उसमें महत्वपूर्ण सुधार होने की उम्मीद है, जो वर्तमान में धीमी गति से चल रही है। और अगर बात करें कि आगे निष्कर्ष के तौर पर क्या कहें, तो निष्कर्ष के तौर पर यही कह सकते हैं कि बजट 2025-2026 ने मध्यम वर्ग और किसानों के लिए कई राहत प्रदान की है, जो कि देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक होगी। यह बजट न केवल वित्तीय स्थिरता बल्कि सामाजिक कल्याण को भी ध्यान में रखता है। देखा ही हमने जो है किस तरीके की योजनाएं और किस तरीके की घोषणाएं इसमें लागू की गई हैं। तो उम्मीद है आपको जो है बजट 2025-2026 की जो अहम बिंदु है या अहम घोषणा है वो समझ में आई होंगी। ये आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कर दें और साथ ही साथ इस हमारे वीडियो को शेयर भी कर दें। और इसके अलावा अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।